सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। कल के दुश्मन आज के दोस्त और कल के दोस्त आज के दुश्मन बनते ज़रा भी वक्त नहीं लगता, देर नहीं लगती। यानी ये कह लें कि जहाँ पर मतलब आ जाए वहाँ हरीफ को गले लगाते देर नहीं लगती और मतलब निकल जाने पर आंखें फेरते भी ज़रा देर नहीं लगती। इसको जमहूरियत कहा जाता है, जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, या फिर नज़रिया ज़रूरत भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा। इस पर बहस हो सकती है कि आखिरकार ये है क्या। अच्छा, जमहूरियत का हुस्न वहाँ तस्वुर ये होगा जहाँ मुल्की मुफाद की खातिर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर सर जोड़कर बैठते हुए नजर आएँ, अपने अपने खिलाफात भुला लें और कुछ वक्त के लिए भूल जाए कि मैं क्या सोचता हूँ, वो क्या सोचता है। लेकिन जहाँ उसूल और ज़ाब्तों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, सिर्फ अपने मुफादात को सामने रखा जाए, वहाँ पर फिर हम कहेंगे नज़रिया ज़रूरत, वहाँ पर ये नज़रिया ज़रूरत बन जाता है। अब हमारी जो मौजूदा सियासी सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसका भी यही हाल है कि जहाँ हमारी सियासत उसूली नज़रियात की बजाय नज़रिया ज़रूरत के गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। आप खुद देख लें कि मुल्क में महंगाई जैसा मसला कितना सर उठा रहा है। हर कोई बात कर रहा है महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। यानी बेरोज़गारी, जो बेरोज़गारी का बाकायदा गम है जो सितम ढाए चला जा रहा है। लेकिन सियासत के ऐवानों में जिक्र हुआ महंगाई का, जिक्र हुआ कि महंगाई से जो गरीब अवाम है उसकी जान कैसे छुटेगी, क्योंकि वहाँ पे तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। वहाँ पे तो एक ही मौजूद जिस पे बहस होती है हर वक्त, वो क्या, सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से होने चाहिए या फिर खुफिया रायशुमारी के जरिए होना चाहिए, किस तरह होने चाहिए। महंगाई है नहीं है किसी को कोई गर्ज नहीं है, इनके अपने मुफादात, इनके अपने मामलात। मैं ये नहीं कह रही कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात ही ना की जाए। अब जाहिर सी बात है कि आजकल सेनेट इलेक्शन ही आप कह लें कि मौजूद बहस है, यानी डिस्कशन का हिस्सा। आजकल देखा जाए तो मेन जो डिस्कशन हो रही है वो सेनेट इलेक्शन पर ही हो रही है और परसों सेनेट इंतखाबात का अहम तरीन दिन भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है यहाँ पे कि जी जो सेनेट में इंतखाबात का तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, इसको लेकर अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे पर बंदूकें ताने रखी हैं। ऐसा ही है, अपोजिशन ने ओपन बैलेट की खुलकर मुखालफत की और इसे जो हुकूमत की बदनीयती तक करार दे दिया कि जी ये इसलिए बात करें, उस लिए बात करें, अपने लोगों पे एतमाद नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जमहूरियत और आइन का जो खून करने का इल्ज़ाम अपोजिशन ने हुकूमत पर लगाया, ये भी आपके सामने है। जबकि हुकूमत का दावा करती है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवा के वो धांधली का रास्ता एक्चुअली रोकना चाहती है कि धांधली ना हो, करप्शन ना हो। अब हुकूमत बाकायदा आप कह लें कि बड़ी स्टबन रही, बड़ी बाजिद रही, ज़िद पर रही कि वो सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के सारे रास्ते किसी तरह बंद करना चाहती है। यही नहीं बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू करने का इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाया, अपोजिशन का दीन ईमान पैसा करार दिया। इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम यह था कि जी अपोजिशन किसी सूरत सेनेट इंतखाबात में वोटर्स की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसके कारोबार को बंद नहीं करना चाहती। हुकूमत ने आइन में तरमीम करना चाहिए, अपोजिशन ने कौमी असम्बली में इस बिल को पास करने के लिए सख्त मज़ामत की। फिर हुकूमत ने एक और चाल चली और सेनेट में इंतखाबी तरीक़ाकार की बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल दी। सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली। लेकिन हुकूमत का ये हरबा भी नाकाम गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने आइन और कानून को सामने रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन को कानून को सामने रखते हुए अपना फैसला सुना दिया, अपनी राय दे दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए क्या क्या वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक, 226 के मुताबिक खुफिया रायशुमारी के जरिए होंगे, 226 के मुताबिक। अब इस केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की और 4-1 की अक्सरियत से राय दी गई। अदालत ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी राय में लिखा कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होते हैं। राय में यह भी लिखा गया कि ये आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि दयानतदारी, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए और कानून के मुताबिक करप्ट प्रैक्टिस से इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को राय दी कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए टेक्नोलॉजी समेत तमाम दस्तयाब जो इक़दाम है वो उठाए ताकि दयानतदारी, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इंतखाबात यकीनी बनाए जाएँ और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इससे तहफ़्फ़ुज़ करे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। अच्छा, साथ ही साथ इस अदालती राय में यह भी कहा गया
कि पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, जबकि बैलेट पेपर का खुफिया होना हतमी नहीं है। इस जुमले पर ज़रा गौर कीजिए, बैलेट पेपर का खुफिया होना हतमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। अब ये तो थी नाज़रीन अदालती राय। अब इस अदालती राय की अब ऑपोजिशन हुकूमत अपनी अपनी तशरीह कर रही है और इसे अपनी अपनी फतह करार दे रही। वो कहते हैं हमारी जीत हो गई, वो कहते हैं हमारी जीत होगी, हालांकि दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है, उलट है, लेकिन दोनों को लगता है जीत उनकी होगी। अभी फतह किसकी है इस पर बहस फिर किसी वक्त कर लेंगे, बल्कि आपके सामने सारी चीज़ें खुलकर आ गई हैं। अब बात कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात और ऑपोजिशन के हालात की। आपको पता है कि ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए एक अदद तहरीक भी चला रही है। जल्द से इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च के नारे बड़े सुने आपने पिछले दिनों में, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहे हैं ये अहम है। बाहर ज़बरदस्त लड़ाई है, ज़रा सुनिए, बाहर ज़बरदस्त लड़ाई है और अंदर भाई भाई, ये सीन है, पूरा सीन ऑन है। आप जानते हैं कि बगैर सबूत के इस प्रोग्राम में हम कोई बात नहीं करते। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रोग्राम में जो भी बात होती है बड़े सबूत के साथ होती है। और आपको पता है कि पंजाब में सेनेट इंतखाबात को लेकर मैच फिक्स हो गया। इसी को कहते हैं ना मैच फिक्स करना। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी नशिस्तें बिला मुकाबला जीत ली। इसे कहते हैं मुक्का, साफ अल्फाज में, और इसको किसी तशरीह की ज़रूरत भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं, एक लफ्ज़ मुक्का। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर शो ऑफ हैंड्स की हुकूमती पेशकश क्या थी भाई, क्यों थी, किस लिए थी, किस वजह से थी, क्या मकसद था? ऑपोजिशन इसकी मुखालफत क्यों करती रही? सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने और अदालत जाने का ड्रामा क्यों रचाया गया? अगर मैच फिक्सिंग ही करनी थी तो फिर सियासतदानों ने वोटिंग के तरीकाकार पर बहस करके बेचारी अवाम का वक्त ज़ाया क्यों किया? या अवाम को मैं बेचारी बड़ा सोच समझ के कहती हूँ, बेचारी अवाम ही बेचारी है ना, इन सब की तो सारी उंगलियां घी में है, अवाम ही तो बेचारी है जो सफ़र किए चले जा रही है। अब ये जो इनके अवामी मसाइल है अवाम के, उन पे बात क्यों नहीं की जाती, जिस पे बाकायदा तवज्जो देना ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोग वहाँ जाते हैं पार्लियामेंट में? कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब इन लोगों के पास है ही नहीं। पूछ के देख लें, दुनिया जहान की बातें घुमा फिरा के आपको दे देंगे जवाब में, जिस सवाल को पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब है ही नहीं इन लोगों के पास, कंफ्यूज है यहाँ से सब मिलकर ना। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, सब मिलकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना अपना टाइम पास करते हैं और फिर चलते बनते हैं और बनाते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। अफसोस के साथ कह रही हूँ मैं आज, मायूसी के साथ, आर या पार के नारे, फैसला कौन लम्हे के दावे, ये सब यूं ही चलते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा ड्रामा। मंजन बेचना का पता ना, मंजन तो बेचना, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, ये मंजन बेचते रहेंगे ऐसे ही। अब पंजाब में जो बिला मुकाबला उम्मीदवारों के जीत जाने के मेरे ख्याल से दो मतलब निकलते हैं, और हम मुमकिनात पर ही बात कर सकते हैं। मुमकिन हो कि ऑपोजिशन और हुकूमत अपनी अपनी अना को कुर्बान करना ना चाहती हूँ, इसीलिए ऑपोजिशन हुकूमत ने अंदर खाते डील कर ली हो, यानी ऑपोजिशन हुकूमत ने आप समझ लें कि विन विन की सिचुएशन निकाल ली हो, और इसी वजह से दोनों ने बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पंजाब में अपने अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया। और एक और पहलू ये भी हो सकता है कि दोनों जमातों को अपने अंदर होने वाली बगावत का इल्म हो गया और इसी वजह से इनके अपने वोटर्स इनको धोखा ना दें, इसी ख्याल को मद्देनजर दोनों जमातों ने पंजाब का सेनेट इलेक्शन फिक्स कर लिया। अब नाज़रीन, सियासत को मुमकिनात का खेल कहा जाता है, और है भी, हकीकत है, बिल्कुल सही कहा जाता है कि सियासत मुमकिनात का खेल है और इस खेल में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी। गौर कीजिए मेरे अल्फाज पे, कुछ भी मुमकिन हो सकता है इस मुमकिनात के खेल में, जिसको कहा जाता है सियासत, पॉलिटिक्स। पंजाब के सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों का बिला मुकाबला मुंतखब हो जाने के हवाले से शेख रशीद साहब अपनी राय का इजहार करें। कुछ फरमा रहे हैं शेख साहब, क्लिप चलाइएगा टीम सर जी। तो सुना आपने, हुकूमत के कुछ लोग सेनेट में बिला मुकाबला उम्मीदवारों के मुंतखब होने को क्या कह रहे हैं जी, मेरिट करार दे रहे हैं। मज़े की बात क्या है यहाँ पे कि ऑपोजिशन हुकूमत में तो शो ऑफ हैंड्स को लेकर सख्त तरीन आप कह लें कि डेडलॉक था, तो रातों रात ऐसी क्या बन गई कि देखते ही देखते सियासी मंजरनामा ही बदल गया। यानी यहाँ तब्दीली आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, तब्दीली आ गई। आगे चलते हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत के मौक़िफ़ में अचानक से लचक आ जाना समझ से बालातर है। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों के बिला मुकाबला जीत जाने में जिसने जोड़ तोड़ की वो मुस्लिम लीग काफ है। काफ लीग ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया? क्या मुस्लिम लीग काफ हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा करना चाहती है, कर रही है, या अपनी गेम ऑन कर रही है?
अगर पहले सवाल का जवाब हाँ में है तो इस पर मुस्लिम लीग काफ ने जो किरदार अदा किया उसकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से कम है। लेकिन साथ ही एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर ये नीयत नहीं है, अगर ये नीयत नहीं है कि अपोजिशन हुकूमत को करीब लाया जा सके, तो फिर क्या काफ लीग का इसमें कोई अपना मुफाद है, यानी अपनी को गेम ऑन करना चाहते हैं? क्या वो हुकूमत से कुछ चाहती है, क्या अपनी गेम बना रही है? या एक और सवाल यहाँ बहुत अहम है कि क्या मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की आप समझ लें कि ट्रेन से निकल कर ऑपोजिशन के डब्बे में जाना चाहती है, या ऑपोजिशन को साथ मिलाकर पंजाब में अपनी इक़्तिदार की आप समझ लें कि ट्रेन चलाना चाहती है, अपनी गेम बड़ी गेम ऑन करना चाहती है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सियासत मुमकिनात का खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। जब पंजाब में सेनेट इंतखाबात और मुस्लिम लीग काफ के किरदार के हवाले से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर से सवाल हुआ तो उनके तासुरात क्या थे, ये ज़रा खुद देखिए क्या तासुरात थे, इनके क्या कहते हैं। अच्छा, देखा आपने कि नून लीग की नायब सदर ने बड़े स्मार्ट अंदाज में सवाल को गोल कर दिया। अब आप देखेंगे मुस्लिम लीग काफ के तमाम सियासी जमातों से बैकडोर राब्ते के सवालात पे मुस्लिम लीग नून के कायद की साहिबजादी का जो चेहरा है देखने से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा ही है कि उनका एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। इनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है, लग रहा है, मालूम हो रहा है कि इनको ये सवालात अच्छे नहीं लग रहे, ज़रा चंगे नहीं लग रहे, चुभ रहे हैं। अब इन्होंने जवाब देने की भी कोशिश की, लेकिन फिर ये कहकर खामोश हो गई कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ। जब सहाफ़ियों ने मजीद पूछा कि क्या मुस्लिम लीग काफ ने बैकडोर राब्ते पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या फिर नून लीग के कायद के कहने पर किए हैं, और क्या मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से निकलकर अपोजिशन की सफ में छलांग लगा देगी, तो जवाब बन नहीं पड़ा नून लीग के नायब सदर से। तो मोहतरमा, आप वज़ीर आज़म से, हुकूमत से, वो क्या है कि बड़े बड़े सवाल पूछती, बड़े जवाब मांगती हैं, अपनी मुख मुका की सियासत का जवाब आप दे नहीं सकती। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सियासत की देग में कोई खिचड़ी तो बन रही है, और हो सकता है इस खिचड़ी का नाम NRO हो, और हो सकता है कि मुख मुका या कुछ और, मतलब तो एक ही निकलेगा ना, नाम जितने मर्जी रख लें, NRO, मुख मुका या कुछ भी। अब सियासी हल्कों के मुताबिक ये हो सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन में डील हो गई है, और इसी वजह से अपोजिशन ने उसका हक अदा करने के लिए अंदर ही अंदर पंजाब के सेनेट इलेक्शन में आप समझ लें कि इसलिए जो होता है ना फिक्स कर ली है। क्योंकि अगर अपोजिशन एकदम से शो ऑफ हैंड्स पर यू टर्न लेती तो बड़ी मेरे ख्याल से ज़िल्लत होती कि वो अपोजिशन जिसने हर प्लेटफॉर्म पर ओपन बैलेट की खुलकर मुखालफत की, वो अचानक से हुकूमत पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई। और मज़े की बात, नून लीग की नायब सदर ने कहा कि हो सकता है कि अब लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इनकी बात मज़ीद शक में डालने के लिए काफ़ी है कि वो नून लीग की नायब सदर जो आर पार की बात किए नहीं थकती थी, साबिक वज़ीर आज़म की वो साहिबजादी जो कहा करती थी कि हुकूमत से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, वो अब इतनी बड़ी बात कर रही है कि हो सकता है कि मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। अब अगर मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर इसका एक ही मतलब है कि हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाना चाहती थी, बहुत हद तक वो कामयाब हो चुकी है। और बहुत से लोगों की राय है इस हवाले से, बहुत से लोग इस बारे में जो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, बड़े मंजे हुए लोग, कि जी अपोजिशन की डील हो चुकी है और शायद यही वजह है कि अपोजिशन बैकफुट पर आ गई है। अच्छा, ये एक और क्लिप होगा नून लीग की नायब सदर का, क्या कहती हैं ज़रा देखिएगा। ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं, नायब सदर मुस्लिम लीग नून की, जो पहले इदारों पर हमला करती थी, जो कहा करती थी कि हम अपने नज़रियात पर कायम हैं और इस पर किसी से भी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उनके बड़ों से है। क्या मुस्लिम लीग नून उन बड़ों के पाँव पड़ गई है? अहम बात कि मुस्लिम लीग काफ बैकडोर राब्ते क्यों कर रही है, ये सवाल मैं बार बार क्लियर करना चाह रही हूँ कि क्यों 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 आखिर क्या वजह है। और नून लीग की नायब सदर ने ऐसा क्यों कहा कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च हो ही ना, ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं एक और नुक्ता भी आपके सामने रखना चाहूँगी नाज़रीन, अगर एक लम्हे के लिए चले मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए सोचने में क्या हर्ज है कि हुकूमत के इत्तेहादी अपोजिशन से जा मिले, तो ऐसे में हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। अगर इस पैराए में नून लीग की नायब सदर ने यह कहा कि हो सकता है कि हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर एक और सवाल यहाँ जन्म लेता है, और वो क्या कि अपोजिशन सेनेट और डस्का में दोबारा होने वाले इंतखाबात में क्यों हिस्सा ले रही है। इत्तेहादी जमातें अगर तहरीक इंसाफ को चकमा देने वाली हैं तो फिर पहले चकमा क्यों नहीं दे रही, और अगर इत्तेहादी जमातें अपोजिशन से जा मिलने वाली हैं तो फिर पंजाब में सेनेट इंतखाबात को लेकर मैच फिक्स क्यों हुआ, फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती ना। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MQM के वक्त से मुलाकातें की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, तो फिर ये जोड़ तोड़ कैसा। अब यहाँ एक और बात बहुत अहमियत की हामिल है, बड़ी अहम है कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून का दोबारा इंतखाब कराने का जो मुतालिब है वो भी मान लिया। अब हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, और इस पर इलेक्शन कमीशन की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, और इसका क्रेडिट हुकूमत को भी इस लिहाज से जाता है कि जी वो इदारों को मजबूत कर रही है। लेकिन यहाँ कहने वाले ये भी कह रहे हैं, इस राय का भी इजहार कर रहे हैं
कि वो 20 पोलिंग स्टेशन जहां बदनज़मी देखने में आई थी वहां सिर्फ दोबारा पोलिंग कराई जा सकती थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून को फेवर दी गई। एक और फेवर जो नून लीग को मिली वो हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई। अब एक के बाद एक मुस्लिम लीग नून पर ये मेहरबानियां हैं या आप कह लें कि महज इत्तेफाक, $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब जहां चेयरमैन सेनेट की वाजे जो कामयाब होती है, आप कह लें कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए, जहां पंजाब में सियासी जमातों के जो सेनेटर्स है बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं, वहाँ बिलावल का अदम एतमाद की तहरीक लाने वाली तदबीर उल्टी भी पड़ सकती है और हो सकता है कि कामयाब हो जाए। बिलावल का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, पहली बात, जिस तरह नून लीग की नायब सदर ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि अपोजिशन को मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर मार्च की ज़रूरत नहीं रहती तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि जी फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लाई जाएगी, और अगर लाई भी जाए तो जिस तरह पंजाब में जोड़ तोड़ नज़र आया तो कोई बात नहीं है कि यही जोड़ तोड़ तहरीक अदम एतमाद पर भी असरअंदाज हो जाए। आप मेरी बात पर गौर कीजिए, और ये हो सकता है कि विफाक में होने वाले सेनेट इंतखाबात की पर्ची पीपल्स पार्टी के नाम निकल आए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग हफीज़ शेख को सेनेट की टिकट देने पर खुश नहीं है। अब अगर इस पर्सपेक्टिव को सच मान लिया जाए कि अपोजिशन की कोई डील हो गई, तो फिर वज़ीर आज़म जो एहतसाब से पीछे ना करते थे उनका क्या होगा? क्या ये ख्वाब हकीकत का रूप धार नहीं सकेगा? प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जी माजी में एनआरओ ने कौम और मुल्क को बहुत क्या पहुंचाया जी, नुकसान पहुंचाया, और अब ये मुल्क मजीद एनआरओ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अपोजिशन के आप समझ लें कि तल्ख और नफरत से भरे जो लहजे हैं उनमें नरमी देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मन की मुरादें पूरी हो रही हैं, वरना नरमी इनके लहजों में आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अपोजिशन का एजेंडा बिल्कुल साफ था कि वो अपने ऊपर कायम करप्शन मुकदमात का खात्मा चाहती थी। हाल ही में एजाजुल हक ने भी एक अहम खबर दी थी, आपको याद होगा, कि अपोजिशन की डील हो चुकी है और अनकरीब पीडीएम इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका है। अब कुछ दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदल कर नुकसान का सबब भी बनती हैं, आपको पता है, क्योंकि माजी में इसी जो बदलते रिश्तों ने मुल्क और कौम का बाकायदा नुकसान किया है। अब ये सिलसिला मज़ीद क्या चलेगा? अगर चलेगा तो मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मज़ीद मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता अगर ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या खुफिया बैलेट के ज़रिए कराने से जो मुतालिक सदारती रेफरेंसेस पे अपनी राय जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। अच्छा, मौजूद अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ कार्रवाई करे। अब इस फैसले को हुकूमत अपने मौक़िफ़ की तायद कह रही है और अपोजिशन अपने मौक़िफ़ की तायद कह रही है। अच्छा, किसी के भी मौक़िफ़ की तायद हो, एक बात खुशाइंद है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अदालत उज़्मा के इस फैसले से राज़ी हैं, कोई अदालत पे तनकीद नहीं कर रहा। अच्छा, अपोजिशन खुफिया बैलेट से इलेक्शन करवाने पर आपको पता है कि बाज़िद, और हुकूमत ओपन बैलेट से करवाने पर बाज़िद है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिलचस्प बात, कि पंजाब में सेनेटर्स की जो सीट एडजस्टमेंट की गई है उस हवाले से बड़ी बात भी हो रही है। अपोजिशन हुकूमत ने रजामंदी से अपनी सीटों के एतबार से जो सीटें वो आपस में तकसीम कर ली हैं, लेकिन ये जो रवैया है ये बहुत से सवालात उठा रहा है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और सियासतदानों की जो सीट की जो सेनेट का जो मामला है, इस पर जो उनके रवैये हैं, इसमें तब्दीली पर आज बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, तजियाकार है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, ज़फ़र हिलाल, और कुछ देर के बाद साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हिलाल साहब आपकी तरफ ही आऊँगी मैं। हिलाल साहब, ये जो अभी हुकूमत और अपोजिशन इस फैसले को अपनी अपनी जीत करार दे रही है, और ये अच्छी बात है कि कोई सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद नहीं कर रहा। हमने देखा कि अदालत उज़्मा को तनकीद का बड़ी जल्दी निशाना बनाया जाता है, कुछ भी सोचे समझे बगैर। आप कैसे देख रहे हैं कि वाकई ये जीत बेसिकली किसकी है, हुकूमत की है, अपोजिशन की है, क्योंकि मौक़िफ़ तो दोनों का अलग अलग है। देखिए, मैं नहीं समझ सकता कि ये करप्शन को कैसे रोकेगा, और किसका मौक़िफ़ था करप्शन रोकने के? हुकूमत का मौक़िफ़ था। तो मैं समझ नहीं आ रही मुझे कि हुकूमत कैसे कह सकती है कि ये इनका जीत है। और अगर ये जजमेंट अगर आप पढ़ें और 1967 या 67 का रेफरेंस दे रहे हैं बेसिक डेमोक्रेट्स का, वो बेसिक डेमोक्रेट्स के इलेक्शन में उस वक्त जो हम इतने बूढ़े हैं, जो हमें पता है क्या हुआ था,
हमें पता है कि उधर एक खास 500 रुपये का एक नोट छपा था। उस वक्त 500 रुपया बहुत होता था। एक लाल रंग का 500 रुपया का नोट था जो रिश्वत मिलती थी बेसिक डेमोक्रेट्स को। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप कैसे आपको अगर सीक्रेटली पता है कि उस आदमी ने किसके लिए वोट किया, तो वो कब आप उसको बताएंगे? कब? जब वो सीक्रेट नहीं रहेगा, उस वक्त आप बताएंगे। क्या अगर वो अपोजिशन आके कहें इन्होंने हमारे लिए वोट किया और पैसे लिए हमारे से, और तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि पैसे लिए? इसलिए वोट करना दूसरे पार्टी के लिए इलीगल तो नहीं है ना। इलीगल ये है कि आप बेच रहे हैं अपना वोट, है कि नहीं? इसलिए फिर ओपन वोट में भी आप अगर उनके खिलाफ वोट करें आपका कुछ नहीं जाता, मगर अगर आप पैसे लें फिर जाता। अब उनको कैसे पैसे पता चला कि आपने पैसे लिए? क्या आप हर वोटर के पीछे एक पूरे डिटेक्टिव एजेंसी शुरू कर देंगे? जिधर वो जाता है 24 घंटे के लिए उसके पीछे घूमेगा, किससे मिलता है, कब मिलता है, क्या करता है? इम्पॉसिबल। तो देखिए, तो जब आपके पास साबित प्रूफ नहीं है, आप जो भी कह दें। अच्छा जफर साहब, ये जो अभी जो ऑपोजिशन इस फैसले को, ये जो राय दी गई है, इसको सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत की शिकस्त करार दे दिया, बल्कि शिकस्त फाश करार दिया है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन का कहना बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर इस राय को देखते हुए कि हुकूमत की शिकस्त है ये? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ऑपोजिशन इस खेल में आया क्यों है। इस खेल में इसलिए आया है कि उनको पता है कि वोट का ख़रीद और फ़रोख्त होता है। चेयरमैन के इलेक्शन पे वो कह रहे हैं ख़रीद और फ़रोख्त हुआ, और बिल्कुल मस्त कुछ तो हुआ होगा ना। आखिर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी था नहीं, मगर गवर्नमेंट का मेजॉरिटी से चेयरमैन बन गया। अब वो सबको पता है कि पैसे इस्तेमाल किए गए, एक वीडियो भी निकल आया है। तो मुझे मैं समझ नहीं सकता हूँ कि ये जो फैसला है ये किस तरह, मैंडेट तो था सुप्रीम कोर्ट को इसलिए पूछा था कि करप्शन को ख़त्म करो। अगर आप ओपन वोट नहीं करते और आपके पास सबूत नहीं है कि उन्होंने पैसे लिया, तो जिधर भी एक आदमी वोट किया उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी? फ़र्क क्या पड़ता है भाई? बिल्कुल फ़र्क। अगर ठीक है, मैं अगर वोट करता हूँ मेरे पार्टी के खिलाफ, तो फिर भी तो मुझे आप निकाल। जी हाँ, ठीक है। साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इरफान साहब ज्वाइन करने के। जफर हिलाली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में। अच्छा इरफान साहब, ये जो हुकूमत ऑपोजिशन इस फैसले को जो राय आई है इसको अपनी अपनी जीत करार दे रही है। मैंने हिलाली साहब से भी उनका मौक़िफ़ जाना है आना है, आप कैसे देखते हैं बेसिकली ये किसके मौक़िफ़ की जीत है? और दोनों अपनी अपनी जीत करार दे रही हैं। अच्छी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने इंट्रो में भी ऐड की कि अच्छी बात है कि चले दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद नहीं कर रहा, अदालत उज़्मा पे तनकीद नहीं कर रहा। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो रेफरेंस है आर्टिकल 226 पे, ये हुकूमत को मिसलीड किया गया। उनको ये दायर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिछले 40-50 साल से ये इलेक्शंस जो हैं ये सीक्रेट बैलेट से हो रहे हैं। और ये कहना कि जी ये चूँकि बज़ाहिर आइन के नीचे उनका ख्याल था, नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आइन के नीचे ये इलेक्शंस हैं। तो जब आइन के नीचे हैं तो 226 साफ तौर पर कह रहा है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो उसमें फिर कोई अमर माने नहीं है कि ये सीक्रेट बैलेट से ना हो, तो ये तो सीक्रेट बैलेट से होंगे। जी ठीक है। अच्छा वो तो होंगे ना, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब ये जो ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि शिकस्त फाश है और ये हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है सेनेट इंतखाबात से पहले, उनका ऐसा कहना बजा है? आपको लगता है जस्टिफाइड है? बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है? देखें, हुकूमत और अपोजिशन जो है उनका आपस का एक सियासी बयानिया है, वो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब बयान देते हैं। लेकिन मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर कता नज़र इससे कि अपोजिशन क्या कहती है और हुकूमत क्या कहती है, मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को महदूद रखना चाहिए था उस रेफरेंस तक जो कि सदर पाकिस्तान ने किया। और उसमें एक ही सवाल था, वो ये था कि सेनेट के इलेक्शंस आइन के नीचे होते हैं या किसी कानून के नीचे होते हैं। तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि वो आइन और कानून दोनों के नीचे होते हैं। चूँकि आइन और कानून दोनों के नीचे होते हैं, लिहाजा वो 226 के ज़ुमरे में आते हैं। उसके बाद के जो पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखे हैं वो तमाम सवालात
सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछे गए रेफरेंस में। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया आर्टिकल 218 का, आर्टिकल 220 का, आर्टिकल 222 का, और फिर उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है इलेक्शन कमीशन की उन 3 आर्टिकल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो सोचना कि एज एफ इलेक्शन कमीशन को वो आर्टिकल्स पता ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो उनको बावर कराए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये मैं समझता हूँ एक गैर ज़रूरी एक्सरसाइज थी जो सुप्रीम कोर्ट ने की। और इसीलिए एक जज साहब जो हैं उन्होंने इस राय से इत्तफाक नहीं किया और उनकी राय मुझे ज़्यादा सही लगी है याहिया अफरीदी साहब की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सदर पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, तो मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जो अदालती ये राय आई है, फैसला है, इसके बाद सदर ममलिकत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और दूसरा उनका कहना है कि सदर ममलिकत के खिलाफ जो मुआखज़े की तहरीक है वो भी आ सकती है। इस बयान को कानूनी नुक्ता नज़र से इरफान साहब आप कैसे देखते हैं? देखें, ये कोई कानूनी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सदर पाकिस्तान को तो सिर्फ इम्पीचमेंट के ज़रिए निकाला जा सकता है और सदर पाकिस्तान को निकाले जाने का कोई तरीका नहीं है। और इस्तीफ़ा देना तो वो सदर की मर्ज़ी है ना, वो देते हैं या नहीं देते। सदर को कोई पाबंद तो नहीं कर सकता कि वो इस्तीफ़ा दें। ठीक है, ठीक। अच्छा जफ़र साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। मरियम ने एक इशारा ये दिया कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च हो ही ना। अब बड़ी ये खबरें घर में कि आपस में शायद कोई डील हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कोई डील हो गई है? क्योंकि सेनेट इलेक्शन पे भी तो सीटें बांट लें और अब ये जो पीडीएम का मार्च है बाकायदा ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे लग रहा है आपको, क्या देख रहे हैं आप इस सिचुएशन से? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अगर भी यूसुफ रज़ा जिलानी साहब इलेक्ट हो गए, इसका मतलब तो नहीं है कि गवर्नमेंट का मेजॉरिटी जो हम समझते हैं होगा सेनेट में वो ना होगा इसलिए कि वो इलेक्ट हो गए। नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट का मेजॉरिटी फिर भी होगा और हो सकता है अगर भी वो प्रेसिडेंट बन जाए तो क्या हुआ, फिर भी अगर लोग अकॉर्डिंग टू पार्टी वोट करें तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी रहेगी। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ इमरान खान ने वाज़े कह दिया है कि मुझे इंटरेस्ट ये है कि मैं सेनेट में मेरी मेजॉरिटी हो, इसलिए फिर मैं लेजिस्लेशन कर पा सकूँगा। और अगर सेनेट में मेजॉरिटी मेरी नहीं है तो अगर मैं लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हुकूमत करना चाहता हूँ, तो फिर मैं असेंबली तोड़ के एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाऊँगा। और अगर फ्रेश मैंडेट मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो मैं घर चले जाऊँगा। ये अगर कहा नहीं है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या अगर गिलानी साहब जीत जाएं, क्या इनका गवर्नमेंट का मेजॉरिटी ख़त्म हो जाता है सेनेट में? नहीं होता, नहीं होता। अगर कुछ वोट्स बिक गए और जैसे कुछ डील्स भी हो रहे हैं, अगर भी MQM को वोट्स खरीदे गए और लगता है कि शायद ख़रीदे हैं या इसलिए कि अनलेस इमरान खान उनको एक बेहतर ऑफ़र देता है, तो क्या होगा भाई? मैं तो ये समझ ही नहीं सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके पास ज़्यादा वोट्स होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। और कंट्रोल ऑफ द सेनेट तो सब लोगों को पता है विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। जो भी हो, अगर ये इलेक्ट भी हो जाए जिलानी, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के पास सेनेट की भी मेजॉरिटी आएगी और लोग कहते हैं कि जिलानी भी नहीं इलेक्ट होगा और हफीज़ शेख इलेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखिए, बात असल ये थी, करप्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया था कि क्या हो सकता है, सो मेनी वर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया, नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं करप्शन जब आपके पास सबूत ही नहीं है कि करप्शन हुआ है? आपके पास सिर्फ ज़्यादातर ये होगा कि सीक्रेट बैलेट सीक्रेट नहीं होगा, आपको पता होगा। तो क्या हुआ? उसके माने कि वो आदमी ने गलत कहा, ठीक है, उससे आप निकाल तो नहीं सकते। ये किधर लिखा हुआ है कि अगर इस वोट में अगर आपने अपने कैंडिडेट के लिए वोट नहीं दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए? दैट्स नॉट सो। पूछे इरफान साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है इरफान साहब, आप जफर अली साहब की बात से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे उनकी राय को जो कह रहे हैं? कहाँ पॉइंट वो रेज कर रहे हैं?
ये निकाला तो नहीं जा सकता, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने ये ठीक कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ये केस लेके आता है कि करप्शन हुई है और हम करप्शन रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए तो उनको शायद एविडेंस देना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस तरह का तो कोई एविडेंस नहीं दिया। बहरकैफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं हुआ कि करप्शन रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई लेके भी नहीं आया। तो मैं बिल्कुल ज़फ़र अली साहब ठीक कहते हैं कि अगर कोई करप्शन केस लाए भी तो उसको फिर एविडेंस तो देना चाहिए ना, वो भी नहीं दिया गया। तो ये गलती किसकी आपको दिखाई देती है? अब ये जो मसला है, जो करप्शन के हवाले से बात हो रही है कि इसको रोकना है, तो फिर ये सिलसिला तो चलता रहेगा इरफान साहब, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकेगा कभी भी। और एक और अहम पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना, इससे रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने राय में ये भी कहा है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इरफान साहब, इससे क्या मुराद है? ये ज़रा समझाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, इससे अदालत की क्या मुराद है? देखें, इससे अदालत की ये मुराद है कि सीक्रेसी जो है वो एट द टाइम ऑफ कास्टिंग ऑफ वोट तो है, लेकिन इट इज़ नॉट परपेचुअल। और उन्होंने 67 की एक जजमेंट पे रिलाय किया है सुप्रीम कोर्ट की। और जब ये 67 में जजमेंट आई थी तो पाकिस्तान में 73 का आइन नहीं था और आर्टिकल 226 पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती थी 7 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट का 226 पे जो लीडिंग केस है वो वसीम सज्जाद साहब का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बैलेट पेपर्स आए थे जिन पे कुछ निशान बने हुए थे और उस पे लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स थे कोई। तो उन्होंने कहा था कि ये जो निशान है इससे सीक्रेसी इम्पेक्ट होगी, लिहाजा ये वोट्स हम इनवैलिडेट करते हैं। और उन वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया गया था, जिससे इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि सीक्रेसी जो है वो परपेचुअल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना भी आता तो सीक्रेसी में कोई इफ्स एंड बट्स जो है आर्टिकल 226 में नहीं लगाया गया। साफ कह दिया गया है कि आइन के तमाम इलेक्शंस मासवाए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शंस के तमाम बाय सीक्रेट बैलेट होंगे, उसमें कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई गई। ठीक है जी, ज़फ़र इलाही साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी इस हवाले से। फिर आपको क्या लगता है कि यानी मामला इसी तरह चलता रहेगा, ये जो मसला है कभी हल नहीं हो सकता? देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सीधी सादी सवाल ये था कि हम सीक्रेट बैलेट ओपन वोट करें। अगर आप ओपन वोट करते हैं तो ये सब मामले नहीं होते। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही चलेगा। जब आपको पता है कि जिधर सीक्रेसी हो उधर करप्शन होता है, देयर इज ओनली एक ही तरीका है उसको ख़त्म करना कि सीक्रेसी को ख़त्म करो। आप कर ही नहीं सकते कि सीक्रेसी भी रहे और करप्शन ख़त्म हो जाए, नहीं होता। ये सोसाइटी इस वक्त तक अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं और हमने देख लिया है कि हर इलेक्शन में होता है और जिसको 67 में भी हुआ था। सही सही, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका भी और ज़फ़र इलाही साहब आपके। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान मेरे साथ होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इलेक्शन के बड़े टाकरे में 36 घंटे बाकी रह गए। हुकूमत और पीडीएम ने जोड़ तोड़ की कोशिशें जो है तेज़ कर दी। अदालती जो राय आई है उसके बाद सूरत हाल क्या है और शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या हो रहा है, तमाम जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक बताइएगा। और एक सवाल ज़रा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन दोनों का मौक़िफ़ अलग था, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी, लेकिन ये जो राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपने अपने मौक़िफ़ का कह रहे हैं कि तायद हो गई। दोनों का ये कहना है, हुकूमत का भी अपोजिशन का, कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। कैसे देखते हैं ये बेसिकली जीत किसकी हुई है? देखें, बात इस पे भी मैं आता हूँ, गो के अदालती फैसले पे बहुत ज़्यादा बात हो गई है, लेकिन अगर ये अपोजिशन की जीत हुई है और अगर मामला इतना सादा था जो अपोजिशन कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक कह दिया है बकौल अपोजिशन और पीडीएम के आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन होंगे और सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी, तो मुझे बताएं कि 9 घंटे इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और अभी तक वहाँ से कोई अलामिया, कोई बयान, कोई प्रेस रिलीज, कोई ऐलान सामने नहीं आया। तो मामला इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। इसमें ना तो 100% हुकूमत कह सकती है कि 100% उनकी बात मानी गई है और पीडीएम तो 20% भी नहीं कह सकती कि उनकी बात मानी गई है। देखें, सादा सा सवाल था, हम अपने नाजरीन को बड़े आसान अल्फाज में समझा देते हैं कि हुकूमत कहती थी कि जो सेनेट इलेक्शन है वो आइन के तहत नहीं कानून के तहत हैं
पीडीएम कहती थी कि आइन के तहत हैं, हुकूमत इसलिए कहती थी कि ये कानून के तहत हैं, कि हुकूमत कहती थी कि कानून के तहत हम बैलेटिंग ओपन करेंगे। अच्छा, ओपन बैलेटिंग से क्या मुराद है? ओपन बैलेटिंग से मुराद ये हरगिज़ नहीं था कि सेनेट के उम्मीदवार के लिए जो वोट डाला जाएगा वो कोई सारे जो है वो हाथ खड़े करके वोट देंगे, या ऐसा नहीं था कि बैलेट पेपर दिखा के वोट डालेंगे, बैलेट पेपर की मोबाइल से तस्वीर बना के दिखाएंगे। ये मकसद नहीं था। ओपन बैलेटिंग से मुराद ये था कि जो वोट है वो ट्रेसेबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए, काबिल शनाख्त होना चाहिए। अगर इलेक्शन के बाद पार्टी सरबराह चाहे तो वो वोट देख सके। अब आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जो राय आई, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो सेनेट इलेक्शन है वो आइन और कानून के तहत हैं। ना उन्होंने ये कहा कि ये आइन के तहत है, ना ये कहा कि कानून के तहत है, उन्होंने कहा आइन और कानून के तहत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन तो होंगे 226 के तहत, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है कि खुफिया बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग होगी। सीक्रेसी की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो ताक़यामत नहीं है, वो ताहयात नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है। अगर जो सीक्रेसी है वो ताहयात नहीं है, वो ताक़यामत नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो उसका यही मतलब है कि फिर बैलेट ट्रेसेबल होने चाहिए। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अभी तक कोई बयान, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आज हुकूमत के लोग भी उनके पास गए, पीडीएम के लोग भी उनके सामने गए, उनके पास गए। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक तो अदालती फैसला आ गया, फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब पूरा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे, अरकान असम्बली से मिले, शिकवे शिकायतें दूर किए, गिले शिकवे उनके सुने। फिर इसी तरह से जो गवर्नर पंजाब हैं, जो सीएम पंजाब हैं, वो इसके अलावा जो हमने देखा दूसरी तरफ पीडीएम वो भी हाथ पांव मार रही है। जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। दोनों तरफ जोड़ तोड़ का अमल जारी है। रूठों को मनाने का जो है वो सिलसिला जारी है। जो एक दूसरे की पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लाने के लिए प्रपोज करने का सिलसिला जो है वो जारी है कि आप आ जाएं, आप तो बड़े अच्छी शख्सियत है आपकी, आप तो यहाँ पे फिट आएंगे हमारी पार्टी में, अगले बार टिकट आपको दिया जाएगा। अगर आप जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करके वोट डालेंगे, आपको पार्टी ने निकाल दिया, ज़िमनी इलेक्शन में हम आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। सारी जो ऑफर्स हैं वो जारी हैं दोनों तरफ से। लेकिन असल जो चीज़ है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या ऐलान सामने आता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो कहे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये समझ आई है कि जो सेनेट इलेक्शन है वो खुफिया है और बैलेट जो है वो काबिल शनाख्त नहीं होगा, और ये वो कह देते हैं। इस सूरत में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर किसी पार्टी के की मुतनासिब नुमाइंदगी ना आई, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, या उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कि आपने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए वो जो खुफिया बैलेटिंग है उसको ट्रेसेबल बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको कहे कि ट्रेसेबल होगा। अब ट्रेसेबल अगर वो कहते हैं उसके लिए भी आगे 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन को 2, 3, 4 रोज़ आगे कर दे, या जो बैलेट पहुंच गए हैं उन्हीं बैलेट्स के पीछे साइन करवा लिए जाएं, आईडी कार्ड नंबर लिखवा लिए जाएं, नाम लिखवा लिए जाएं, बैलेट के ऊपर पता चले कि किसने डाला है। और इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि अगर ये हम ट्रेसेबल कर रहे हैं लेकिन ये पार्टी सरबराह को हम नहीं दिखाएंगे, अगर हमारे पास कोई सबूत ऐसा आया जिसमें ये हमें ठोस शवाहिद हुए कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है, पैसे लिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, कोई ऐसा सबूत सामने आया, तब हम पार्टी सरबराह को तो नहीं, खुद देखे और हम फैसला सुना सकते हैं। इसलिए अगले जो हैं वो गो के 36 घंटे अहम हैं। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगले कोई 18 घंटे अहम हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई एलामिया प्रेस रिलीज ऐलान सामने आ जाएगा, उसके बाद मजीद इस पर खुलकर बात हो सकेगी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना पीडीएम की जाने से बताया जा रहा है, और आज भी मेरा ख्याल है कि रसगुल्ले खाने में जल्दी कर ली गई है। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर और तज़किये के लिए। नाज़रीन, चेयरमैन पैमरा कब तक अपनी हठधर्मी पर कायम है? किसी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि क्या करता है वो चेयरमैन पैमरा कि जब उसकी नाअहली की आवाज़ उठाई जाती है तो इस जुर्म में हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करता है, नोटिस भेजता है, लाइसेंस मुअत्तल करता है। आज भी मेरी हमेशा की तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए, लाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।